मोतीलाल चट्टोपाध्याय 24 परगना जिले में कांचड़ा पाड़ा के पास मामूदपुर के रहने वाले थे। उनके पिता बैकुंठनाथ चट्टोपाध्याय संभ्रांत राठी ब्राह्मण परिवार के एक स्वाधीन चेता और निर्भीक व्यक्ति थे और वह युग था प्रबल प्रतापी जमींदारों के अत्याचार का। लेकिन वे कभी उनसे दबे नहीं। उन्होंने सदा प्रजा का ही पक्ष लिया। इसीलिए एक दिन उनके क्रोध का शिकार हो गए। सुना गया कि एक दिन जमींदार ने उन्हें बुलाकर किसी मुकदमे में गवाही देने के लिए कहा। उन्होंने उत्तर दिया, मैं गवाही कैसे दे सकता हूं? उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। जमींदार ने कहा, गवाही देने के लिए जानना जरूरी नहीं है। झूठी गवाही आज भी दी जाती है, उस दिन भी दी जाती थी। लेकिन बैकुंठनाथ ने साफ इनकार कर दिया। प्रबल प्रतापी जमींदार क्रुद्ध हो उठा। कारण कुछ और भी हो सकता है। एक दिन अचानक वे घर से गायब हो गए। मोतीलाल तब बहुत छोटे थे। शिशुपुत्र को गोद में चिपकाए बैकुंठनाथ की पत्नी रात भर पति की राह देखती रही। लेकिन वे नहीं लौटे। सबेरा होते होते एक आदमी ने आकर कहा, बहु मां, अनर्थ हो गया। बैकुंठनाथ को किसी ने मार डाला। उनका शव स्नान घाट पर पड़ा है। बहु मां की जैसे चीख निकल गई। हतप्रभ विमूढ़ उन्होंने बालक को कसकर छाती से लगा लिया। वह न बोल सकती थीं और न बेहोश हो सकती थीं। जमींदार का इतना आतंक था कि वह चिल्लाकर रो भी नहीं सकती थीं। उसका अर्थ होता पुत्र से भी हाथ धो बैठना। गांव के बड़े बूढ़ों की सलाह के अनुसार उसने जल्दी जल्दी पति की अंतिम क्रिया समाप्त की और रातों रात देवानंदपुर अपने भाई के पास चली गईं। बहु मां की जैसे चीख निकल गई। हतप्रभ विमूढ़ उन्होंने बालक को कसकर छाती से लगा लिया। वह न बोल सकती थीं और न बेहोश हो सकती थीं। जमींदार का इतना आतंक था कि वह चिल्लाकर रो भी नहीं सकती थीं। उसका अर्थ होता पुत्र से भी हाथ धो बैठना। गांव के बड़े बूढ़ों की सलाह के अनुसार उसने जल्दी जल्दी पति की अंतिम क्रिया समाप्त की और रातों रात देवानंदपुर अपने भाई के पास चली गईं। कुछ बड़े होने पर मोतीलाल का विवाह भागलपुर के केदारनाथ गंगोपाध्याय की दूसरी बेटी भुवन मोहिनी से हुआ। उस समय के बहुत से बंगालियों की तरह केदारनाथ के पिता रामधन गंगोपाध्याय घोर दारिद्र्य से तंग आकर जीविका की तलाश में हाली शहर से यहां आकर बस गए थे। वे इतने प्रतिभाशाली और परिश्रमशील थे कि सरकार में ऊंचे पद पर पहुंचने में उन्हें देर नहीं लगी। फिर तो संपन्नता और प्रतिष्ठा दोनों ने ही उनका मुक्त होकर वरण किया। लेकिन उस समय विवाह के लिए संपन्नता की आवश्यकता नहीं होती थी। होती थी कुलीनता और वंश मर्यादा की। मोतीलाल को सद्वंश की कुलीन संतान जानकर ही केदारनाथ ने अपनी कन्या उन्हें दी। उन्हीं के पास रहकर
मोतीलाल ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद पढ़ने के लिए वे पटना कॉलेज चले गए। चचिया ससुर अघोरनाथ उनके सहपाठी थे, लेकिन दो के स्वभाव में जरा भी समानता नहीं थी। मोतीलाल घोर अभाव में पले थे, परंतु मां उन्हें बहुत प्यार करती थी। इसलिए बचपन में कोई ठीक दिशा उन्हें नहीं मिल सकी। उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, परंतु उससे अधिक शौक था कल्पनाओं में डूबे रहने का। मुझे कल्पना की गोद में सिर रखकर सो जाने दो। मैं उस संसार को देखना चाहता हूं जिसका यह संसार प्रतिबिंब है। मोतीलाल यही कुछ थे। उसके विपरीत अघोरनाथ थे कर्मठ, खरे और स्पष्टवादी। ऐसी स्थिति में कल्पना प्रिय मोतीलाल से उनकी घनिष्ठता कैसे हो सकती थी? कॉलेज में भी वे बहुत अधिक देर न टिक सके। देवानंदपुर लौटकर कोई नौकरी करने लगे। उन दिनों एंट्रेंस पास के लिए नौकरी पा लेना बहुत कठिन नहीं था। मामा ने अपने घर के पास उन्हें थोड़ी सी जमीन दे दी थी। कुछ रुपया जोड़कर उन्होंने बरामदे सहित 2 कोठरियों का 1 मंजिला दक्षिण द्वारी पक्का घर बनवा लिया। इसी में रहकर वे अपनी गृहस्थी चलाने लगे। मोतीलाल की मां साहसी सुगृहिणी थीं, तो उनकी पत्नी शांत प्रकृति, निर्मल चरित्र और उदार वृत्ति की महिला थीं। वह सुंदर नहीं थीं, परंतु वैदूर्य मणि की तरह अंतर के रूप से रूप निश्चय ही थीं। उनके सहज पातिव्रत्य और प्रेम की छाया में स्वप्नदर्शी यायावर पति की गृहस्थी चलने लगी। यहीं पर 15 सितंबर 1876 ईस्वी तदनुसार 31 भाद्र 1283 बंगाब्द आश्विन कृष्णा द्वादशी संवत 1933 शकाब्द 1798 शुक्रवार की संध्या को एक पुत्र का जन्म हुआ। वह अपने माता पिता की दूसरी संतान था। 4 वर्ष पहले उसकी एक बहन अनिला जन्म ले चुकी थी। माता पिता ने बड़े चाव से पुत्र का नाम रखा शरत चंद्र। देवानंदपुर बंगाल का एक साधारण सा गांव है, हरा भरा, ताल तलैयों, नारियल और केले के वृक्षों से पूर्ण। मलेरिया की प्रचुरता भी कम नहीं है। नवाबी शासन में यह फारसी भाषा की शिक्षा का केंद्र था। 150 वर्ष पहले राय गुणाकर कवि भारत चंद्र राय ने फारसी भाषा का अध्ययन करने के लिए अपना कैशोर्य काल यहां बिताया था। इसकी गणना प्राचीन सप्तग्रामों में होती है, तब समृद्ध भी रहा होगा। भारत चंद्र के समय इस गांव में हरिराम राय और रामचंद्र दत्त मुंशी पढ़ाने लिखाने का काम करते थे। इन्हीं से उन्होंने फारसी पढ़ी और स्वयं 2 पद्य लिखकर इन्हें अमर कर गए। एतिन जनार कथा पंचाली प्रबंधे गाथा बुद्धि रूप कैल नाना जना देवानंदपुर ग्राम देवेर आनंद धाम हरि राम रायेर वासना। देवेर आनंद धाम देवानंदपुर नाम ताहे अधिकारी राम रामचंद्र मुंशी भारते नरेंद्र राय देशे जार यश गाय होए मोरे कृपादाय पढ़ाइल पारसी। इसी गांव में शरत का बाल्यकाल अत्यंत अभाव में आरंभ हुआ।
मां न जाने कैसे गृहस्थी चलाती थीं, जानती थीं पति कैसे हैं। उनसे शिकवा शिकायत व्यर्थ है। सार्थक यही है कि घर की शोभा बनी रहे। उन्होंने न कभी गहनों की मांग की, न कीमती पोशाक की ही। आत्मोत्सर्ग ही मानो उनका दाय था। जब भागलपुर में वे रहती थीं, तब चाचाओं के इतने बड़े परिवार में यह उन्हीं का अधिकार था कि सब माओं के बच्चों को अपनी छाती में छिपाकर उनकी देखरेख करें। कौन कब आएगा, कौन कब जाएगा, किसको क्या और कब खाना है, ऐसे असंख्य प्रश्नों को सुलझाने में उन्हें सांस लेने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। निरंतर आवाज गूंजती रहती थी, कहां है भुवन? ओ भुवन, अरे भुवन बेटी। मोतीलाल मानो आकाश में उड़ने वाली रंगीन पतंग थे और भुवन मोहिनी थी निरंतर घूमते हुए चक्र के समान सीधी सादी प्रकृति की महिला। उसका कोमल मन सबके दुख से द्रवित हो उठता था। इसीलिए सभी उसको प्यार करते थे, बड़े उसकी सेवा परायणता पर मुग्ध थे, छोटे उसके स्नेह के लिए लालायित रहते थे। शरत साहित्य में खोजने पर ऐसे अनेक चरित्र मिल सकते हैं। मां का ऋण चुकाने के लिए कथाकार शरत जरा भी तो कृपण नहीं हुआ, लेकिन कैसी भी सरल और उदार नारी हो, पति की अकर्मण्यता उसको ठेस पहुंचाती ही है। भुवन मोहिनी बहुत बार क्षुब्ध हो उठती, तब मोतीलाल चुपचाप घर से निकल जाते और देर तक बाहर ही रहते, शुभदा के हारान बाबू की तरह।